नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के गौरव, एक महान योद्धा, परम पराक्रमी, अपनी प्रजा के राणा महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, दृढ़ प्रण, परिश्रम के लिए सदा अमर रहेगा और जिस महाराणा के वीरोचित गुणों को शत्रु भी तहे दिल से सम्मान करते थे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के वीर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। और मुझे विश्वास है कि हम सभी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। राणा उदय सिंह और उनकी पटरानी जैलोर के राज्यवंश की जेवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। सभी राजकुमारों की शिक्षा, दीक्षा व शस्त्र परीक्षण का उचित प्रबंध किया, पर उनमें से कोई भी प्रताप जैसा योग्य सिद्ध न हुआ। इसका मुख्य कारण प्रताप की माता जेवंताबाई का अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम था। उन्होंने प्रताप के लालन पोषण पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। क्षत्रियों के वीरोचित गुण प्रताप को मानो घुट्टी में ही मिले थे। सैनिकों को उनमें मेवाड़ के भावी महाराणा के गुणों को देख आशा का संचार होने लगा। ईस्वी में राणा उदय सिंह कुंभलगढ़ आए। तब उनका स्वास्थ्य ठीक न था। परिस्थितियां ऐसी थीं कि मेवाड़ राज्य लगातार सिकुड़ रहा था। राणा उदय सिंह और मेवाड़ को सबसे बड़ा आघात चित्तौड़ दुर्ग छिन जाने से लगा था। उदय सिंह का स्वास्थ्य अचानक और बिगड़ गया। उन दिनों उनकी सबसे प्रिय रानी धीरज भाई मटियाणी अपने पुत्र जगमाल को युवराज बनाना चाहती थी। और जब अपने अंतिम दिनों में राणा उदय सिंह लगभग अचेत से रहते थे, तो रानी मटियाणी ने राजकाज के कुछ कागजों पर उत्तराधिकार के पत्र पर धोखे से राणा उदय सिंह की मोहर लगवा दी। मगर प्रमुख सामंतों की सूझबूझ से प्रताप को सिंहासन पर बैठाया। जगमाल के समर्थकों ने कोई विरोध नहीं किया। प्रताप का विधिवत राज तिलक हुआ। दरबार जय घोष से गूंज उठा। भगवान एकलिंग की जय, महाराणा प्रताप की जय। मेवाड़ को उनका नया अधिपति मिल गया था, योग्य, गुणशील, पराक्रमी। अकबर का साम्राज्य दूर दूर फैल चुका था। ऐसे में छोटे से मेवाड़ का अधीनता स्वीकार न करना उसे बुरी तरह अखर रहा था। प्रताप ये बात अच्छी तरह जानते थे और ये भी कि मेवाड़ कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अपने सीमित साधनों को सफल बनाने के लिए प्रताप ने संसाधनों की अपेक्षा नैतिक बल का सहारा अधिक लिया। प्रताप ने मेवाड़ के पूर्णतः स्वतंत्र न होने तक हर प्रकार के राजसी सुख भोग से दूर रहने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने पत्तल पर खाने और मखमली सेज पर न सोने तक की प्रतिज्ञा कर ली। मेवाड़ के एक बड़े पर्वतीय वन प्रदेश में भील बसते हैं। भीलों की युद्ध कला, धनुष बाण में अत्यंत प्रवीण और अचूक निशानेबाज होते हैं। पहाड़ों, जंगलों के बीहड़ रास्तों की जानकारी में भी कोई भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता। किशोरावस्था से ही राणा प्रताप की कई भील सरदारों से बहुत घनिष्ठता थी और जब महाराणा ने मेवाड़ की रक्षा के लिए इनका सहयोग चाहा, तो एक एक भील मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो गया। उधर अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए व्याकुल हो रहा था। अकबर ने संधि प्रस्ताव रखने के लिए अपने घाघ दरबारी जलाल खां कोरची को मेवाड़ भेजा।
मगर 2 महीने बीत जाने पर उसने निश्चित उत्तर के लिए जब प्रताप को बहुत आग्रह किया तो वे बोले, खां साहब, मेवाड़ के रक्षक तो भगवान एकलिंग जी हैं, मैं तो उनका दीवान हूँ। जब तक मुझे उनकी तरफ से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल जाता, मैं आपको क्या जवाब दूं? कोर्ची को कुछ समझ नहीं आया और वह वापस दिल्ली लौट गया। अकबर को लगा कि संधि वार्ता के लिए किसी राजपूत को भेजना चाहिए था। सोच विचार करने के बाद अकबर ने कुंवर मानसिंह को इस काम के लिए चुना। जब राणा प्रताप ने उसके साथ बैठकर भोजन नहीं किया तो मानसिंह समझ गया कि प्रताप उसके साथ बैठकर भोजन करने में अपना अपमान समझते हैं, तो मानसिंह भी खाली हाथ लौट आया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस इंकार के बाद युद्ध अवश्य भावी है। राजपूतों ने गोगुंदा से अपना शस्त्रगार और राजकोष कुंभलगढ़ और आवलगढ़ में रख दिया था। कुंभलगढ़ आज भी बहुत दुर्गम प्रतीत होता है। युद्ध के लिए हल्दी घाटी को चुना गया था, जिसकी मिट्टी हल्दी के रंग के होने के कारण उसका नाम हल्दी घाटी पड़ा था। 18 जून 1576 को राजपूत सेना गोगुंदा से चलकर हल्दी घाटी पहुंच गई और रणनीति के अनुरूप वहां सकरे स्थल पर मोर्चा जमाकर शत्रु की प्रतीक्षा करने लगी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के हरावल आगे की फौज दस्ते में अपने अत्यंत विश्वस्त सेनापति हाकिम खां सुर, जो अफगान पठान था, को तैनात किया था। मानसिंह अपनी सेना लेकर मोलाला से आगे बढ़ा। वह हल्दी घाटी के सकरे मुहाने पर आकर रुक गया। यह एक छोटा मैदान था जिसे अब बादशाह बाग कहते हैं। मानसिंह यहीं रुककर राजपूतों के आक्रमण का इंतजार करने लगा। महाराणा प्रताप की सेना के मुकाबले मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। मानसिंह को उम्मीद थी कि राजपूत शत्रु सेना को देखकर जोश में आ जाएंगे और पहाड़ी दर्रों की अपनी सुदृढ़ मोर्चाबंदी छोड़कर उस पर आक्रमण करने की गलती जरूर करेंगे। मानसिंह अपनी चाल में सफल रहा। आगे की राजपूत सेना ने अपना संयम खो दिया। अब उनसे और इंतजार ना हो सका। सभी राजपूत सेना आनन फानन में मुगलों की सामने की रक्षा पंक्ति पर टूट पड़ी। भयंकर मारकाट मच गई। राणा प्रताप और सभी सेनापति पहाड़ी के सुरक्षित मोर्चे को छोड़कर अपनी समस्त सेना के साथ मैदान में उतर आए। यह शायद भारी भूल थी। मुख्य सेना आते ही बादशाह बाग की समतल भूमि पर मोर्चा जमाए खड़ी मुगल सेना पर टूट पड़ी। राजपूतों का आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगल सेना को वहां जमे रहना कठिन हो गया। राजपूत सेना के हौसले बुलंद थे और मुगल सेना पीछे की ओर हट रही थी। लड़ते लड़ते वे कुछ पीछे उस स्थान पर पहुंच गए जिसे खून की तलाई कहते हैं। यह बनाम नदी के तट पर थी। भारी मार काट मची हुई थी। मानसिंह ने अपनी एक और सोची समझी चाल पर अमल किया। अपने हाथी को आगे बढ़ाता हुआ वह राणा प्रताप के सामने पहुंच गया। उसे देखते ही राणा प्रताप का खून खौल गया। उस जाति द्रोही को दंड देने के लिए वे तेजी से आगे बढ़े। राणा प्रताप के इशारे पर उनके सदे हुए घोड़े चेतक ने अपने दोनों अगले पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक पर जमा दिए। राणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर प्रहार किया, लेकिन मानसिंह जल्दी ही होदे की ओट में छिप गया। भाले के प्रहार से घायल होकर उनका महावत गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु हो गए। इस युद्ध में एक दुखद घटना ये रही
कि हाथी पर अपने पैर जमाने के प्रयास में चेतक का एक पैर उसकी सूंड में बंधी दो धारी तलवार से बुरी तरह घायल हो गया। मानसिंह तो भाग गया, मगर नियोजित रणनीति के अनुसार चुनिंदा मुगल दस्ते ने राणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। उधर हाकिम खांसुर और झालामान की नजर प्रताप की तरफ ही थी। उन्होंने अपने राणा को संकट में देखा तो वे मानसिंह के अंगरक्षक दस्ते पर टूट पड़े। भयंकर मारकाट मचाते हुए शत्रु की रक्षा पंक्ति को चीरते हुए वह लगातार आगे बढ़ते रहे। झालामान अत्यंत वीरता से लड़ते हुए राणा प्रताप के पास पहुंच गया। पहुंचते ही उसने आग्रह किया, अन्नदाता, आप अपना छत्र और पताका मुझे दे दें और आप युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाएं। यह तो कायरता होगी। प्रताप बोले, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है, अपने लिए नहीं, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखने के लिए आप अभी निकल जाइए। इतना कहते ही उसने राणा प्रताप को और कुछ कहने का अवसर न देकर उनकी पताका और छत्र स्वयं ले लिया। प्रताप ने घायल चेतक को मोड़ा, कृतज्ञता से एक बार झाला को देखा और निराश भाव से युद्ध भूमि से निकल पड़े। झाला को राणा प्रताप समझकर मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े। झाला उनके साथ बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन मुगलों की बहुत बड़ी संख्या से लड़ते लड़ते अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। देखते ही देखते राजपूत पिछड़ने लगे। घायल अश्व पर बैठे घायल प्रताप उस समय उन्हें कोई निर्देश देने की स्थिति में भी न थे। छिन्न भिन्न हो चुकी राजपूत सेना पीछे हट गई। सवार और घोड़ा दोनों घायल थे। राणा प्रताप के शरीर पर अनेक जगह घाव हो गए थे, जिससे रक्त बह रहा था। उन्होंने अपना चेतक बलिया गांव की तरफ मोड़ दिया, जो रक्त तालाब से लगभग 2 मील की दूरी पर था। राणा के रूठे हुए भाई शक्ति सिंह की नजर युद्ध भूमि से निकलकर जाते हुए अपने घायल बड़े भाई पर पड़ी। वह पीछा करता हुआ राणा के पास पहुंचा और बोला, आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए, इससे पहले मुगल सैनिक आपको खोजते हुए इधर आए। तब तक चेतक धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और थोड़ी ही देर में उसने दम तोड़ दिया। शक्ति सिंह ने राणा को अपना घोड़ा दिया और जल्दी से निकल जाने को कहा। मित्रों, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में देखेंगे कि इस युद्ध के बाद क्या महाराणा प्रताप को मुगलों ने पकड़ लिया, क्या राणा प्रताप ने हार स्वीकार कर ली, क्या उन्होंने संधि पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, क्या मुगलों ने मेवाड़ पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया, या इसके विपरीत मेवाड़ को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महाराणा प्रताप सफल रहे। क्या महाराणा प्रताप हारे हुए दुर्ग फिर जीत पाए? क्या मेवाड़ के जनसाधारण को फिर कभी खुशहाली मिली? ऐसे कई प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, तो अगले भाग में देखेंगे इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर। तो साझा कीजिए महाराणा प्रताप की ये शौर्य गाथा अपने मित्रों के साथ भी, और देखते रहिए अमिट निशानी एक कहानी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।